हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इसका मीनिंग डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये जान ले कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जब हम काफ़ी सारे रूल्स को एक बुक में कंपाइल कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उस बुक में लिखे गए रूल्स के ही अकॉर्डिंग पूरे कंट्री को जब रन किया जाता है तो उस बुक को उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल क्या होता है? जैसे किसी भी बुक से पहले एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस का मतलब उस बुक में क्या लिखा है, वो बुक किसके लिए लिखी गई है, उस बुक को पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा या उस बुक को पढ़ने से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो सकता है। कहने का मतलब जो बुक को पढ़ने के बाद आप लास्ट में जो थीम समझ में आएगा उसको हम प्रीफेस बोलते हैं। प्रीफेस को पढ़ने से एक बेनिफिट और भी होता है कि पूरी बुक को पढ़ने की बजाय आप प्रीफेस को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बुक का जो मोटो है लिखने का वो क्या है। अब बात करें इंडिया का जो प्रियम्बल है इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इंडिया का जो प्रियम्बल है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और इसको इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सोल भी कहा जाता है, आत्मा। क्यों आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल में लिखी गई बातों से बाहर नहीं जा सकता। जो इस प्रियम्बल में लिख दिया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उसी पाथ के ऊपर चलाया गया है। जितने भी रूल्स लिखे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारे रूल्स इस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो ये जो प्रियम्बल है इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रियम्बल को समझने के लिए हमने यहाँ लिखा है और इसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं इस प्रियम्बल में, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जब तक हम डेप्थ में नहीं समझेंगे तो हमें ये प्रियम्बल समझ में नहीं आएगा। इसको रीड आउट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखने वाले जो लोग थे उन लोगों के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स थे और ये जो 389 मेंबर्स थे ये इंडिया के सभी अलग अलग पार्ट से इलेक्टेड थे, चुने गए थे। इन 389 मेंबर्स में सभी रिलीजन के लोग, सभी रीजन के लोग और सभी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को शामिल किया गया था। इसीलिए लिखा गया वी पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि हम सभी लोग, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि हम इंडिया के लोगों ने हैविंग सोलमली रिजॉल्व। सोलमली का मीनिंग होता है किसी भी काम को जब हम पूरे डेडिकेशन और ट्रूथफुलनेस के साथ करते हैं, यानी कि पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो उसको सोलमली कहा जाता है। इसके अंदर हम हर चीज को एक लॉजिकल सोचेंगे। रिजॉल्व का मीनिंग होता है जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी इंडिया में? इंडिया ने अपने आप को जब इंडिपेंडेंट किया तो उस टाइम इंडिया के सामने ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग रीजन्स के लोग इंडिया में यूनाइटेड नहीं होना चाहते थे। उन सभी लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ देखेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। हम लोगों ने पूरा सोच समझकर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है कि हम इंडिया को एक ऐसा कंट्री बना देंगे। कैसा कंट्री? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ 5 वर्ड्स हैं। इन 5 वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है सोवरन। सोवरन का मतलब एक ऐसा कंट्री या उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है जो किसी भी बाहर के कंट्री के दबाव में ना हो। यानी कि जो प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर या कंट्री के ऊपर, ना तो एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए ना ही कंट्री के अंदर से कोई इंटरनल प्रेशर हो। यानी कि स्वतंत्र देश होगा और इसकी जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। ऐसे कंट्री को हम सोवरन कंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशलिस्ट। एक ऐसा कंट्री
जिसमें पाए जाने वाले सभी रिसोर्सेज के ऊपर सभी लोगों का इक्वल राइट्स है और कोई भी व्यक्ति किसी भी रिसोर्स को अप्रोच कर सकता है। ऐसी कंट्री को हम सोशलिस्ट कंट्री बोलते हैं। सेकुलर कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जिसमें जितने भी रिलीजन है सभी को इक्वल माना जाए और किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करते। आपने देखा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान कंट्रीज के अंदर उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जहां की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है और सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी को किसी भी टाइप से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ऐसे कंट्री को हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं जहां पर काफी कुछ करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन शर्त इतनी है कि आपके जो काम है उन कामों से किसी और की डिग्निटी या कंट्री की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं रिपब्लिक कंट्री किसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ग्रेट ब्रिटेन में भी इलेक्शन होते हैं और इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। ग्रेट ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है। किसी भी कंट्री का कोई ना कोई हेड होता है। जनरली पुराने टाइम में ये जो हेड होते थे ये मोनार्क यानी कि राजा लोग हेड होते थे, लेकिन यहाँ देखते हैं रिपब्लिक कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री का जो हेड यानी कि आजकल जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ये जो प्रेसिडेंट है ये भी एक इलेक्टेड पर्सन हो। कहने का मतलब एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर जो कंट्री का हेड होता है वो भी इलेक्शन के प्रोसेस से चुना जाए, वो भी इलेक्टेड पर्सन हो, तो ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। अब दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सभी लोगों ने सोच समझकर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है कि इंडिया को एक कंट्री में कन्वर्ट कर देना है और ये कंट्री सोवरेन होगा यानी कि किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। और ये सारी बातें तभी होंगी जब एक गारंटी और लेता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। वो गारंटी क्या है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं जिनको हम सिटीजन्स बोलते हैं, इन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए जाएंगे, तभी इंडिया में ये ऊपर लिखी पांचों बातें ठीक हो सकती है। पहला पॉइंट क्या है? जस्टिस। इंडिया में सभी को न्याय मिलेगा। सोशल जस्टिस का मतलब किसी के साथ सोसाइटी में भेदभाव नहीं होगा। यदि भेदभाव होता है तो इंडिया के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वहां पर जाकर आप अपना न्याय पा सकते हैं। यानी कि जो अनजस्टिस है उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा। इकोनॉमिक का मतलब कोई भी आदमी कितना भी पैसा कमा सकता है। इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं इनको इक्वली इकोनॉमिकली डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के एक पार्ट में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाए और दूसरे पार्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम रह जाए। पूरे कंट्री को बराबर उठाया जाएगा। जब पूरे कंट्री को बराबर उठाएंगे तो यहाँ पर इंडिया में रहने वाले सभी लोगों का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बराबर से होगा। पॉलिटिकल का मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर पूरे कंट्री से इलेक्टेड पर्सन चुने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के आधे पार्ट के जो इलेक्टेड पर्सन है पूरे कंट्री में रूल करें। इंडिया के सभी पार्ट से लोग इलेक्टेड होंगे। तो कहने का मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सभी प्रकार का न्याय मिलेगा। लिबर्टी का मतलब सभी लोग आजाद हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं। क्या करने के लिए? सोचने के लिए। ऑफ थॉट्स, कोई भी आदमी कैसा भी सोच सकता है, कोई किसी की सोच को बंद नहीं कर सकता। बस शर्त इतनी है कि जो उसकी थॉट है, सोच है, उसकी थॉट से इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इसको हर्ट नहीं होना चाहिए।
एक्सप्रेशन, कोई भी आदमी अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने थॉट्स को अपने एरिया के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकता है। कंडीशन वही है, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 वर्ड आते हैं, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तीनों रिलीजन से रिलेटेड हैं। बिलीफ का मतलब विश्वास, मैं कुछ भी विश्वास करूं, मान लीजिए मेरा थॉट है, मेरा बिलीफ है कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों में अच्छी बात बताई जाती है। जब ये जो बिलीफ है ये जब स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उसको हम फेथ बोलते हैं। मान लिया कि मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अपने गांव या अपने कल्चर या अपने रिलीजन से थोड़ा ज्यादा लगाव रखूंगा, तो उसको कहते हैं कि मेरा फेथ मेरे रिलीजन की तरफ है। वर्शिप, मेरी मर्जी, मैं किसी भी रिलीजन के किसी भी गॉड या गॉडेस या डाइटी को पूजा करूं, उसकी अर्चना करूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। इवन इंडिया में यहाँ तक की लिबर्टी है, आज़ादी है कि आप अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं और उस रिलीजन की वर्शिप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। जो आपके बिलीफ, थॉट, तौर तरीके वर्शिप करने के वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। इस प्रकार की लिबर्टी सभी को है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब सभी बराबर हैं। जब सभी बराबर होते हैं तो सभी एक भाईचारे में रहते हैं। तो यहां देखेंगे जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, कोई भी आदमी अपने स्टेटस को कितना भी ऊपर उठा सकता है। कंडीशन ये है कि उसके पॉकेट में मनी होना चाहिए अपने स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, चांसेस। कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में आकर कुछ भी लेवल तक का मिनिस्टर बन सकता है, पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, या फिर कोई भी आदमी इंडिया की सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। कोई भी आदमी कैसा भी बिजनेस कर सकता है, किसी को किसी टाइप की मनाही नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर खुली है। एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, और लोगों में ये जो इक्वलिटी है, स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी, सबको पता भी होना चाहिए कि इंडिया में कोई भी आदमी कहीं तक भी राइज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हिंदी में भाईचारा बोलते हैं, और ये भाईचारा तभी स्थापित हो सकता है जब हम सामने वाले का जो डिग्निटी है, स्वाभिमान है, उसको भी रिस्पेक्ट दें। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। इसी तरह पूरी सोसाइटी में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, वो दूसरे रिलीजन और दूसरी लैंग्वेजेस को भी इक्वल रिस्पेक्ट दे जितना कि वो अपने खुद के रिलीजन या लैंग्वेज के लिए करते हैं। जब ऐसा होता है तो पूरे कंट्री में भाईचारा बनता है। और यहाँ डिग्निटी का मतलब होता है स्वाभिमान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको डिग्निटी बोलते हैं। यहाँ डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। डिग्निटी किसकी मेंटेन की जाएगी? इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा। और साथ में एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और साथ में जो कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रेशन है, यानी कि कंट्री को जो बांध के रखने का जो सिस्टम है, सभी लोगों को एकजुट जो बनाने का जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसको भी बनाया जाएगा, इसको भी मेंटेन रखा जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब पूरे कंट्री में पूरी अच्छी तरह से भाईचारा हो, यानी कि फ्रेटर्निटी हो। जब इतनी बातें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिख दी, और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लिखने वाले कौन? हम सभी लोग। जो हम सभी लोगों ने क्या लिखा है, ये जो लिखा गया है इसको हमने एडॉप्ट भी करना है। यानी कि एक डेट फिक्स कर दी गई 26 नवंबर 1949। इस डेट को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बात फिर कहती है। वो क्या कहती है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो हम पूरे इंडिया के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर करती है दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। कहने का मतलब नवंबर मंथ के 26 वाला डे, यानी कि 26 नवंबर को 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू करती है। क्या करती है? हेयर बाय एडोप्ट, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इसको हम एडॉप्ट करते हैं। एनेक्ट,
इसके अंदर जितने भी रूल्स लिखे गए हैं इनको हम लागू करते हैं इंडिया कंट्री के अंदर एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने आप को ही गिफ्ट करते हैं यानी कि देते हैं। एंड गिव टू आवरसेल्व्स, अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन हम देते हैं, ऐसा इंडिया के प्रियम्बल में लिखा गया था। प्रियम्बल का मीनिंग होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका थीम क्या रहेगा, मोटो क्या रहेगी। कहने का मतलब ये जो प्रियम्बल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।